न्यूज रूम लाइव में सबसे पहले बात करेंगे राहुल गांधी के खत की, जो उन्होंने ट्विटर के सीईओ को लिखा था और अब उस खत का जवाब भी आ गया है। आपको बता दें, ट्विटर ने राहुल गांधी के खत का जवाब दिया है। ट्विटर ने कहा है कि हम भी चाहते हैं कि फॉलोअर्स की तादाद का काउंट के साथ दिखाई दे, लेकिन हम ये भी मानते हैं कि फॉलोअर्स हकीकी हों। ट्विटर के पास हेरफेर और स्पैम के लिए कोई जगह नहीं है। ट्विटर ने कहा कि हम हर हफ्ता गैर हकीकी फॉलोअर्स और स्पैम की छटनी करते हैं। इस सूरत हाल में फॉलोअर्स की तादाद कम हो सकती है। राहुल ने 27 दिसंबर 2021 को ट्विटर के सीईओ को खत लिखा था। राहुल ने इल्जाम लगाया था कि ट्विटर मोदी सरकार के दबाव में काम कर रहा है। राहुल का इल्जाम है कि ट्विटर उनके फॉलोअर्स की तादाद लगातार घट रही है। टीपू सुल्तान के हवाले से महाराष्ट्र की सियासत में घमासान जारी है। आपको बता दें, महाराष्ट्र की सियासत में पिछले कुछ दिनों से टीपू सुल्तान पर घमासान लगातार जारी है। बयानबाजियां की जा रही हैं, हमले और जवाबी हमलों का दौर भी जारी है। शिवसेना लीडर संजय राउत ने बीजेपी पर पलटवार किया है और इसे आईना दिखाने की कोशिश की है। संजय राउत ने कहा कि टीपू सुल्तान के बारे में हमें बीजेपी से जानने की जरूरत नहीं है। इस बारे में फैसला लेने की मजाज रियासती हुकूमत है। राउत ने मजीद कहा कि बीजेपी समझती है कि तारीख का सारा आलम उसे ही सारा इल्म है तारीख का। उन्होंने कहा कि सदर जमहूरिया ने कर्नाटक दौरे पर टीपू सुल्तान की तारीफ की थी, तो क्या आप सदर जमहूरिया को भी इस्तीफा देने को कहेंगे? मालूम होगा कि हमें यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनको लगता है इतिहास का सिर्फ उनको ही ज्ञान है, हमें इतिहास का कोई ज्ञान नहीं है। ये जो नया इतिहास लिखने के लिए बैठे हैं ना सब इतिहासाचार्य, हाँ हिस्टोरियन, पूरा इतिहास बदलने के लिए बैठे हैं। हमें मालूम है टीपू सुल्तान, हमें मालूम है मैसूर स्टेट, हमें मालूम है श्रीरंगपट्टनम, हमें मालूम है सब कुछ। टीपू ने क्या क्या किया है हमें सब मालूम है। कैसे कन्वर्शन किया है, क्या किया है, कैसा अत्याचार किया है, कैसी लड़ाई भी की है ब्रिटिशों के खिलाफ, सब कुछ मालूम है हमें। ये हमें भारतीय जनता पार्टी से सीखने की ज़रूरत नहीं है। और महाराष्ट्र में अगर ये बात करते हैं ये लोग कि अगर टीपू का नाम उसको दिया है तो हम महाराष्ट्र में ये करेंगे वो करेंगे, भाई छोड़ दे बात, आपकी मुँह में शोभा नहीं देगी। यहाँ की सरकार समर्थ है निर्णय लेने के लिए, सब कुछ करने के लिए। आप इतिहास, नया इतिहास मत लिखिए। जो दिल्ली में इतिहास बदलने की कोशिश चल रही है ना, और जारी रखिए, वो भी आप नहीं बदल पाए। असलम शेख के इस्तीफे की भी बात करें तो राष्ट्रपति कोविंद जी ने जो कर्नाटक में जाकर टीपू सुल्तान का गौरव किया था, ये ऐतिहासिक योद्धा है टीपू सुल्तान, एक स्वतंत्र सेनानी है टीपू सुल्तान, तो क्या आप राष्ट्रपति जी का भी इस्तीफा मांगेंगे? ये भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट करना चाहिए। वहीं उत्तराखंड कांग्रेस में भी हलचल देखने को मिल रही है। किशोर उपाध्याय ने बीजेपी ज्वाइन कर दी है। आपको बता दें कि ये पूरा मामला तब सामने आया जब कांग्रेस ने किशोर उपाध्याय को पार्टी से 6 साल के लिए बरतरफ कर दिया था। आज वो देहरादून में पार्टी के सीनियर लीडरों की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुए। कांग्रेस पार्टी की जानिब से 6 साल के लिए बरतरफ किए जाने के बाद उन्होंने ये फैसला लिया। किशोर उपाध्याय ने बताया कि उत्तराखंड को तरक्की देने के लिए उन्होंने ये कदम उठाया है। केंद्र में भाजपा की सरकार है तो हम मिलजुल करके उत्तराखंड को देश का ही नहीं बल्कि विश्व का एक सर्वोत्तम प्रदेश बना सकते हैं। जल, जंगल, जमीन के जो मुद्दे हैं उनको लेकर के निश्चित रूप से मुझे संरक्षण मिलेगा। इस भावना को लेकर के मैं इस टीम के साथ शामिल हुआ हूँ और मुझे बड़ी खुशी है कि आपने मुझे विश्वास दिलाया है कि हम उन सब में एक सहयोगी की भूमिका निभाएंगे। मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा। 45 साल तक मैं जहाँ रहा, मैं उन सबका बहुत धन्यवाद देता हूँ और जहाँ मैं शामिल हो रहा हूँ निश्चित रूप से मेरी भावना की रक्षा होगी। मैं इन शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हमदर्द यूनिवर्सिटी को नया चांसलर मिल गया है। हमाद अहमद को
हमदर्द यूनिवर्सिटी का नया चांसलर मुकर्रर किया गया है। आपको बता दें हमाद अहमद हमदर्द यूनिवर्सिटी के बानी हकीम अब्दुल हमीद के फर्जंद है और हमदर्द नेशनल फाउंडेशन, हमदर्द लेबोरेटरीज के साथ साथ हमदर्द के कई अहम इदारों से वाबस्ता है। हामिद अहमद ने निजी वजूहात की बिना पर चांसलर के ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। औरतों के खिलाफ जराइम में दिल्ली का नाम एक बार फिर सामने आया है। आपको बता दें दिल्ली के कस्तूरबा नगर में खवातीन के साथ जिस तरह से जुल्म होता जा रहा है उसमें एक और नाम जुड़ चुका है। इलाके में खातून के साथ मुबैना जिनसी हरासानी और मारपीट का मामला रोशनी में आया है। ज्यादती का शिकार खातून के बाल काटकर और चेहरे पर स्याही पोतकर उसे मोहल्ले में घुमाया भी गया है। इस मामले का नोटिस लेते हुए शिकायत मिलने पर पुलिस हरकत में आई। खातून की तिब्बी जांच कराई गई। उसे 4 मुलजिमीन को गिरफ्तार भी कर लिया है। बकिया की तलाश जारी है। दिल्ली खवातीन कमीशन की चेयरपर्सन ने इस मामले की मजम्मत की है और पुलिस से इस मामले में सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा भी किया गया है। Unfortunate incident of abduction, physical and sexual assault of woman over previous enmity reported in Shadra district. Case has been registered. 4 accused person has been apprehended. Team is deputed to nab the other involved in this case. Victim is being provided all possible help. तो नाजरीन, फिल्म अदाकारा श्वेता तिवारी के मुतनाज़ा बयान पर मध्य प्रदेश में एहतजाज शुरू हो चुका है। श्वेता तिवारी के बयान की न सिर्फ हिंदू तंजीमों ने मुखालफत करते हुए एहतजाज शुरू कर दिया है बल्कि मध्य प्रदेश में वेब सीरीज को लेकर होने वाली उनकी शूटिंग को नहीं करने देने की भी धमकी दी गई है। वहीं मध्य प्रदेश के वजीर दाखिला डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने श्वेता तिवारी के बयान की मजम्मत करते हुए भोपाल कमिश्नर को 24 घंटे के अंदर श्वेता तिवारी के बयान के सभी पहलुओं की जांच करते हुए रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी है। You know, riding chariots to मांगो माफी मांगो माफी मांगो श्वेता तिवारी माफी मांगो श्वेता तिवारी श्वेता तिवारी श्वेता तिवारी मुर्दाबाद 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 श्वेता तिवारी मुर्दाबाद 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 श्वेता तिवारी मुर्दाबाद। वेब सीरीज फैशन की हीरोइन श्वेता तिवारी ने जिस प्रकार भगवान को लेकर विवादित बयान दिया है, मुझे लगता है कि फिल्म की हीरोइन, हीरो और डायरेक्टर इनको कहीं ना कहीं हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने का ठेका लेके रखा हुआ है। संस्कृति बचाओ मंच इसका विरोध करता है और श्वेता तिवारी जो है वो सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। इस वेब सीरीज का हम यहाँ पर प्रदर्शन नहीं होने देंगे, ना ही शूटिंग होने देंगे। संस्कृति बचाओ मंच ये चेतावनी देता है कि इस प्रकार अगर कोई भी हमारे देवी देवताओं का अपमान करेगा तो उसे हिंदू समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। इसी की थी, उसने एक विवादित बयान किया था भगवान को जोड़कर। सर, हिंदू भावनाओं की आस्था से फिर खिलवाड़ किया गया। मैंने वो सुना है, देखा भी है और मैं इस बयान की निंदा करता हूं। मैंने पुलिस कमिश्नर भोपाल को निर्देशित किया है कि 24 घंटे में इसके तथ्यों की और पूरी विषय की संदर्भ की जांच करके मुझे रिपोर्ट दें, उसके बाद निर्णय लेते हैं। भोपाल से हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेहताब, पूरा मामला क्या है? मुनज़ा, मामला कल श्वेता तिवारी फिल्म के कुछ यूनिट के साथ यहाँ पर भोपाल आई हुई हैं और भोपाल में उनकी वेब सीरीज फैशन की शूटिंग होनी है, उसको लेकर मीडिया से बातचीत कर रही थी। और वहां पर जब फैशन की बात की जा रही थी, अंडरगारमेंट की बात की जा रही थी, तो उन्होंने उससे भगवान को जब जोड़ा तो वहां पर हिंदू तंजीमों और तमाम लोगों ने, न सिर्फ हिंदू तंजीम बाकी जितने भी लोग हैं, सब ने जो है उनके बयान की तरह से जो है अंडरगारमेंट के कपड़े की को भगवान से जोड़ने की न सिर्फ मजम्मत की बल्कि उसको लेकर मध्य प्रदेश में जगह जगह पर एहतजाज भी शुरू हो गया। संस्कृति बचाओ मंच ने उनसे इस मामले में माफी मांगने की यह मुतालबा किया और अगर माफी नहीं मांग
मुख्यमंत्री हैं, तो उन्होंने साफ तौर पर जो है इंतबाह दिया है कि यहाँ पर मध्य प्रदेश में फैशन वेब सीरीज की शूटिंग नहीं होने देंगे। वहीं पर मध्य प्रदेश वजीर दाखिला ने भी इस मामले की मजम्मत की है और पुलिस कमिश्नर भोपाल को 24 घंटे के अंदर से उनके बयान के तमाम पहलुओं की जांच करते हुए रिपोर्ट पेश करने की जो है बात कही है। और अगर इस पर कांग्रेस और दूसरी सियासी पार्टियों की बात करें तो उन्होंने भी श्वेता तिवारी के बयान की मजम्मत की है। जी, मेहताब ये बता दें कि क्या कोई एफआईआर भी दर्ज हुआ है या फिर जो श्वेता तिवारी हैं या उनके फिल्म के क्रू के कोई भी मेंबर ने इस पूरे मामले को लेकर के कोई बयान दिया है? श्वेता तिवारी या उनके यूनिट के जो लोग आए हैं उनकी तरफ से जो है इसकी कोई वजाहत नहीं की गई है कि श्वेता तिवारी जो बयान दे रही है वो किस संदर्भ में है, किस कॉन्टेक्स्ट में दिया जा रहा है। और इस मामले को लेकर अभी कोई एफआईआर नहीं की गई है क्योंकि लोग मध्य प्रदेश वजीर दाखिला का एक्शन देखना चाहते हैं और हुकूमत ने साफ तौर पर वजीर दाखिला ने कहा कि 24 घंटे के अंदर इसके तमाम पहलुओं की जांच की जाएगी, उसके बाद इस पर एक्शन लिया जाएगा। बिल्कुल, मेहताब आलम बेहद शुक्रिया तमाम तर तफसीलात के लिए। तो नाज़रीन, अमित शाह यूपी में खिताब कर रहे हैं, सीधा रुख करते हैं। स्थापना करने का काम किया था, मथुरा की दिव्यता भव्यता लौटाना, उसकी आध्यात्मिक ऊंचाई को जरा भी कम करे बगैर उसको आधुनिक से आधुनिक तीर्थ स्थान बनाना, ये भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य। और इस दिशा में 5 साल में ढेर सारे काम हुए, ढेर सारे कदम उठा गए। और मगर मैं इस पर जरा बाद में आऊंगा। सबसे पहले कार्यक्रम के माध्यम से व्रज क्षेत्र की समग्र जनता को मैं 2 हाथ जोड़कर धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि चाहे चुनाव 14 का हो, 17 का हो, 22 का हो, व्रज के डिब्बे जब खुलते हैं सिर्फ कमल ही कमल दिखाई दे। मैं तीनों चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ यहां जुड़ा रहा। 2013 में मैं यहां प्रभारी बनकर आया था। 14 में चुनाव हुआ, उत्तर प्रदेश ने मन खोलकर भोले शंकर की तरह मोदी जी की झोली वोटों से भर दी और पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। 17 में आया, हमने कहा कि मोदी जी को बिठाने से कुछ नहीं होता, जहां तक उत्तर प्रदेश में व्यवस्था नहीं बदलती है, उत्तर प्रदेश का विकास नहीं हो सकता। आपने मोदी जी की अपील का सम्मान करते हुए 300 से ज्यादा सीटें देकर भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत। और फिर से 2019 में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आए, उस वक्त भी मैं अध्यक्ष था। आपने किसी की सुने बगैर हमेशा की तरह आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को। इसलिए मैं व्रज क्षेत्र की जनता को कह के सबसे बड़ा सूबा है, 22 करोड़ से ज्यादा मतदाता अगर विकसित नहीं होता है प्रदेश, तो देश का विकास भी पिछड़ा रहेगा। और अब तो हमारे यहां कहते हैं, नैनिहाल में भोजन करने बैठो और मां परोसने वाली हो तो कोई दिक्कत आती है भाई खाने में? आती है? बताओ। अब यूपी का विकास करना है, आपने वोट भी दिए और मोदी जी भी उत्तर प्रदेश से जीतकर देश के प्रधानमंत्री बने हैं। यूपी वालों को तो दोनों हाथों में लड्डू है। मित्रों, उत्तर प्रदेश का चुनाव आने वाले 5 साल के लिए उत्तर प्रदेश किस पार्टी के हाथ में, किस विचारधारा के हाथ में जाएगा, इसका चुनाव। ये जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, ये सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की है, वो किसी एक जाति की नहीं, संपूर्ण समाज की। आपने 2017 में ही जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण के आधार पर राज करने वाली पार्टियों को दरकिनार कर दिया। आप मुझे बताइए, राजनीति के अंदर जातिवाद और परिवारवाद होना चाहिए क्या? होना चाहिए? राजनीति के अंदर अपनी वोट बैंक का तुष्टीकरण करने के लिए सारे समाज को दरकिनार कर आगे बढ़ना ठीक है क्या? मित्रों, ये सरकारें चली,
जातिवाद परिवारवाद के लिए चली। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। नाजरीन, आपको बता दें, महाराष्ट्र के मालेगांव में एनसीपी की गिरफ्त मजबूत होती दिखाई दे रही है। कांग्रेस के 27 कॉरपोरेटर्स एनसीपी में शामिल हो गए हैं। उन्होंने एनसीपी प्रदेश सदर जयंत पाटिल, अजीत पवार और नवाब मलिक की मौजूदगी में एनसीपी में शमूलियत इख्तियार की। इन लीडरों ने दावा किया मालेगांव में अगला मेयर एनसीपी से होगा। तो आपको बता दें, महाराष्ट्र के मालेगांव में ये अपडेट देखने को मिल रहा है। ये एक डेवलपमेंट जो मालेगांव में देखने को मिल रही है। एनसीपी की गिरफ्त मजबूत होती जा रही है मालेगांव में। आपको बता दें, कांग्रेस के ही 27 कॉरपोरेटर्स एनसीपी में शामिल हो गए हैं। उन्होंने एनसीपी प्रदेश सदर जयंत पाटिल की मौजूदगी में एनसीपी में शमूलियत इख्तियार कर ली है और इन लीडरों का दावा है कि मालेगांव में अगला मेयर एनसीपी से होगा। एनसीपी जहां मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है मालेगांव में, लेकिन इसका असर कांग्रेस पर क्या कुछ पड़ेगा वो देखने वाली बात होगी। जहां कांग्रेस के 27 कॉरपोरेटर्स एनसीपी में शामिल हो रहे हैं, इससे एनसीपी को तो फायदा है, लेकिन कांग्रेस के लिए बड़ा खसारा है, कांग्रेस के लिए बड़ा नुकसान है। कांग्रेस कमजोर होगी इससे मालेगांव में, लेकिन महाविकास अघाड़ी हुकूमत पर इसका क्या असर होगा वो भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि सरकार एक है, इनकी अलायंस में है एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना। ऐसे में कांग्रेस की ही पार्टी से अगर कॉरपोरेटर्स निकलकर एनसीपी में शमूलियत इख्तियार करते हैं तो क्या इस गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी पर कोई असर पड़ेगा? क्या अंदरूनी राइवलरी जो है वो और बढ़ जाएगी? वो देखने वाली बात भी होगी। लेकिन यहाँ पर मालेगांव में जिस तरह से एनसीपी की पकड़ मजबूत होती जा रही है, यहाँ तक कि लीडरों का ये भी दावा है कि मालेगांव में अगला मेयर एनसीपी से ही होगा। पहले ही जिस तरह से महाराष्ट्र की सरकार में हमने देखा है कि जब से महाविकास अघाड़ी की हुकूमत महाराष्ट्र में आई है, तब से ही ये माना जा रहा है कि कांग्रेस जो कि एक थर्ड व्हील है लेकिन कमज़ोर व्हील माना जाता है महाराष्ट्र की सरकार में, एनसीपी और शिवसेना के बीच तालमेल बेहतर माना जाता है बजाय कांग्रेस के। कांग्रेस के साथ हर बार ही कोई ना कोई ऐसा इशू सामने आता है जिस वजह से ये देखा जाता है कि कहीं ना कहीं अंदरूनी तौर पर कांग्रेस और एनसीपी शिवसेना के बीच किसी तरह की कमज़ोर कड़ी बनती जा रही है। ऐसी ही एक डेवलपमेंट मालेगांव में भी देखने को हमें मिल रही है। अब इससे कांग्रेस पर क्या कुछ असर पड़ेगा, कांग्रेस का रिएक्शन इस डेवलपमेंट के हवाले से क्या कुछ होगा, वो देखने वाली बात होगी। मुंबई से हमारे नुमाइंदे वसीम हमारे साथ जुड़ चुके हैं बराह रास्त। वसीम, ये बता दें कि ये जो डेवलपमेंट मालेगांव में देखने को मिल रहा है, इसका असर क्या कुछ होगा? देखिए, जिस तरह से एनसीपी लगातार अपनी जो ताकत बढ़ा रही है महाराष्ट्र में, ये एक बड़ी पहल है, खास करके ग्रामीण इलाकों में उनके साथ जुड़ने के लिए। एक साथ अगर 27 नगर सेवक कांग्रेस के छोड़ते हैं और उनके जो सहयोगी पार्टी है एनसीपी में शामिल होते हैं, तो एक बड़ा झटका कांग्रेस के लिए साफ तौर पे माना जा रहा है और एनसीपी की जो ताकत है साफ तौर पे बढ़ती हुई नजर आएगी। इससे पहले कुछ दिन पहले जो मालेगांव के पूर्व विधायक थे कांग्रेस में जो शामिल थे, आसिफ शेख, वो शामिल हुए थे। आसिफ शेख के शामिल होने के बाद आज 27 नगर सेवक एक साथ अपने आप में एक बड़ा नंबर है और कहीं ना कहीं ये सत्ता साफ तौर पे मालेगांव की बदलती हुई नजर आ रही है। इस पूरे कार्यक्रम में जिस तरह से अजीत पवार ने कहा कि ये ग्रामीण इलाकों में खास करके जो मालेगांव की जो तस्वीर है वो बदलती हुई नजर आएगी और हर तरफ जहां कांग्रेस का एक बोलबाला हुआ करता था पिछले कुछ सालों में, अब वो बदलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बड़ी पकड़ राशिद मोमिन के यहाँ पे साफ तौर पे दिखाई देती है और जो मेयर है वो अक्सर उन्हीं के खानदान से देखा गया है कि बनते हुए नजर आया और जिस तरह से एक बड़ा नंबर साफ तौर पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, वो जो एनसीपी में शामिल हुआ है उसका कहीं ना कहीं असर साफ तौर पे यहाँ पे दिखाई देगा और एनसीपी को उसका फायदा होगा। वैसे बेहद शुक्रिया आपका। खबर सामने आ रही है, साबिक नायब सदर जमहूरिया हामिद अंसारी का बयान सामने आया है। मुल्क में एक मखसूस मजहब के मानने वालों को उकसाया जा रहा है। मुल्क में अदम रवादारी को हवा दी जा रही है। मुल्क में अदम तहफ्फुज का माहौल बनाया जा रहा है।
बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, साबिक नायब सदर जमहूरिया हामिद अंसारी ने बयान दिया है। उनका कहना है मुल्क में एक मखसूस मजहब के मानने वालों को उकसाया जा रहा है, मुल्क में अदम रवादारी को हवा दी जा रही है और मुल्क में अदम तहफ्फुज का माहौल बनाया जा रहा है। साबिक नायब सदर जमहूरिया हामिद अंसारी का बयान, उनका कहना है कि मुल्क में एक मखसूस मजहब के मानने वालों को उकसाया जा रहा है, वहीं मुल्क में अदम रवादारी को हवा दी जा रही है, साथ ही मुल्क में अदम तहफ्फुज का माहौल बनाया जा रहा है। हामिद अंसारी का बयान, मुल्क में एक मखसूस मजहब के मानने वालों को उकसाया जा रहा है। उनका कहना है कि मुल्क में अदम रवादारी को हवा दी जा रही है, अदम तहफ्फुज का माहौल मुल्क में बनाया जा रहा है। मुल्क में बदलते पॉलिटिकल डिस्कोर्स को देखते हुए, बदलती सियासत को देखते हुए साबिक नायब सदर जमहूरिया हामिद अंसारी का बयान।